बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम ये देखते हैं फिरोज़ कमर साहब के जो चैप्टर 1 है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, तो उसका क्वेश्चन नंबर 6 हम करेंगे। महमूद बैलेंस शीट हमें बनाने को कहा है इन्होंने। पेज नंबर 21 पे नहीं, हमें हमें प्रॉब्लम करनी थी, ठीक है, सॉरी। हम प्रॉब्लम जो है करेंगे, प्रॉब्लम नंबर 5, पेज नंबर 17। प्रॉब्लम नंबर 5, पेज नंबर 17। पेज नंबर 17। प्रॉब्लम नंबर 5। ये हम सवाल अब करने जा रहे हैं, और ये जो सवाल है इसको जो है हमें अकाउंटिंग इक्वेशन के तहत जो है हल करना है कि on the show the accounting equation on the basis of following transaction। यानी कि अकाउंटिंग इक्वेशन हमने यहाँ पे देखी भी है कि एसेट बराबर है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये थोड़ा सा हमको जो है इस तरीके से लिखना पड़ता है जब हम सवाल को अकाउंटिंग इक्वेशन की टर्म्स में हम सॉल्व करते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 1, मिस्टर जहीर इन्वेस्टेड कैश इन द बिजनेस 90,000 रुपीज। 90,000 रुपये जहीर ने इन्वेस्ट किया है कैश बिजनेस के अंदर। तो अब यहाँ पे हम देख कि स्टेप 1 क्या है, कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। कैश इन्वॉल्व है और जहीर का कैपिटल इन्वॉल्व है, राइट। कैश का नेचर क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द अकाउंट। कैश एसेट है और कैपिटल तो डेफिनेटली कैपिटल ही होता है। अब यहाँ पे हमने स्टेप 4 के अंदर एसेट जो है आपका, जो अकाउंट इन्वॉल्व है, कैश बढ़ रहा है और कैपिटल भी बढ़ रहा है, दोनों चीज़ें हो रही हैं। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के अंदर हमने ये देखा कि जब एसेट बढ़ता है तो डेबिट साइड पे लिखते हैं, और जब कैपिटल बढ़ता है तो उसको क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। लेकिन चूंकि ये अकाउंटिंग इक्वेशन में हम काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा रूल्स को इसको सवाल को हल करने का तरीका जो है थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसके अंदर हम ये लिखते हैं कि एसेट, कौन सा एसेट इन्वॉल्व है। सबसे पहले कैश आया, ठीक है जी, और कैपिटल कौन है, मिस्टर जहीर। मिस्टर जहीर जो है कितना पैसा लेके आए, 90,000 रुपये मिस्टर इन्वेस्ट किया, 90,000 रुपीज, और कैपिटल के अंदर ऐड हो गया 90,000 रुपीज, राइट। इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर। सेकेंड ट्रांजैक्शन है परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट 30,000 रुपये। मर्चेंडाइज अगर हम 4 एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन इनटू 4 स्टेप्स में जाते हैं, तो मर्चेंडाइज जो है आपका एसेट है, राइट। एसेट इंक्रीज हो रहा है, और एसेट जब इंक्रीज होता है तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होता है,
और दूसरा ऑन अकाउंट, मतलब अभी हम पहले ये देख चुके हैं कि ऑन अकाउंट का मतलब ये होता है कि आपका अभी कैश पेमेंट नहीं की है, बल्कि इन सम फ्यूचर डेट आपको पेमेंट करनी है, राइट। यानी कि अकाउंट्स पेबल है, लायबिलिटी आपकी इंक्रीज हो रही है, तो मर्चेंडाइज भी इंक्रीज हो रही है और लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड पे होती है, और मर्चेंडाइज एसेट है, जब वो इंक्रीज होता है तो डेबिट साइड पे होता है, राइट। मर्चेंडाइज को हम आगे जो है हम इसको एक्सपेंस पे भी हमने एक दफ़ा हमने डिस्कस किया था कि ये एसेट भी है, लेकिन अगर मर्चेंडाइज इन्वेंट्री हम लिखते हैं तो उसको एसेट के तौर पे लिखा जाता है, और खाली मर्चेंडाइज लिखते हैं तो उसको एक्सपेंस के तौर पे लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पे जब है अकाउंटिंग इक्वेशन को हम के थ्रू हम सवाल को हल करते हैं, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को हम सॉल्व करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के तहत, तो मर्चेंडाइज जब भी हम खरीदेंगे उसको एसेट के अंदर लिखा जाता है, और एसेट जब भी इंक्रीज होता है वो डेबिट साइड पे होता है। तो यहाँ पे दूसरा जो है आपका जो एसेट इंक्रीज हो रहा है वो मर्चेंडाइज हो रहा है। जो जो आपके एसेट इंक्रीज होगा उसको आप लिखते चले जाएं, शॉर्ट फॉर्म में लिख लें क्योंकि जगह कम होती है। 30,000 रुपए की, तो इस लाइन में आपने नहीं लिखना है, हमेशा याद रखिएगा। पहली ट्रांजैक्शन लिखने के बाद आप इसको छोड़ देंगे ब्लैंक। दूसरी जब ट्रांजैक्शन आएगी यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ट्रांजैक्शन 1 इस तरह से, ट्रांजैक्शन 2 आप लिख रहे हैं तो मर्चेंडाइज प्लस हो रहा है 30,000 रुपए से, आपने यहां पे लिखा 30,000 रुपए, राइट। और यहां पे आपकी ने देखा कि लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। अब लायबिलिटी में यहां पे जो है पार्टी का नाम नहीं दिया है, खाली लिख दिया है कि अकाउंट पेबल, या आपने ऊपर लिखा अकाउंट पेबल जहीर की जगह। ये पूरी एक लाइन आप इसको यहाँ पे लाइन डाल सकते हैं आसानी के लिए, राइट, ताकि इसमें मर्ज ना हो, थोड़ा सा अलग हो जाता है। अकाउंट पेबल ये प्लस हो रहा है, पहली ट्रांजैक्शन में नहीं हो रहा है, दूसरी ट्रांजैक्शन के अंदर ये 30,000 रुपए से प्लस हो गया, सही है। जब भी कोई नई ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करेंगे तो आप उसका बैलेंस निकालेंगे लाइन खींच के, कैश आपका प्लस 90,000 पड़ा हुआ है, मर्चेंडाइज कितनी हो गई, इंक्रीज होके 30,000 हो गई, लायबिलिटी आपकी 30,000 की हो गई, और कैपिटल आपका 90,000। इसका मकसद ये होता है कि इक्वल करने का मकसद ये होता है कि हर ट्रांजैक्शन के बाद आप जब इसको इक्वल करते हैं 9 3 12 1 20, 9 3 12 1 20, यानी कि एसेट बराबर हो गया लायबिलिटी प्लस कैपिटल के, राइट। अब हम तीसरी ट्रांजैक्शन पे देखते हैं कि परचेज इक्विपमेंट फॉर कैश 25,000 रुपए, इक्विपमेंट खरीदा है कैश के ऊपर 25,000 रुपए का। इक्विपमेंट हमारा एसेट होता है, और व्हेन एसेट इंक्रीजेज इट इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, और कैश पे खरीदा है, कैश पेमेंट हो रही है, दिस इज आवर कैश ट्रांजैक्शन, कैश जा रहा है आपके पास से, तो कैश इज डिक्रीजिंग, राइट। और व्हेन कैश डिक्रीजेज कहां पे है, यस, व्हेन कैश इज ओवर एसेट, एसेट इज डिक्रीजिंग, और जब एसेट डिक्रीज होता है तो वो क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, मतलब एसेट में कमी हो रही है। एक एसेट आपका बढ़ रहा है और दूसरा एसेट कम हो रहा है। तो अब यहां पे एक तीसरा एसेट आपके पास हो गया
इक्विपमेंट, EQUIP, इक्विपमेंट। ठीक है, तीसरा इक्विपमेंट। इस लाइन के साथ नहीं लिखेंगे, याद रखिएगा। यहां पे लिखेंगे आप, प्लस किया आपने 25,000 रुपए से इक्विपमेंट, ओके, और ऐड हो गया। और यहां पे जो है आपने कैश की पेमेंट की है, तो 25,000 रुपए से आपने माइनस कर दिया, चला गया ये 25,000 रुपए। इसको मैं यहां लिख देता हूं इसके साथ, प्लस 25,000। ठीक है, अब ये आपने इसको इक्वल किया, लाइन टेढ़ी मेढ़ी होती रहेगी, तो ये हुआ जनाब 5, और यहां बचा 8 में से ये 6। अब आपके पास कैश रह गया 65,000 रुपया, प्लस मर्चेंडाइज अभी आपके पास रखी हुई है 30,000 रुपए की, ओके, और इक्विपमेंट का इजाफा हो गया 25,000 रुपए से, ओके, सही। लायबिलिटी में कोई तब्दीली नहीं आई, वो एज इट इज हम उतार लेंगे इसको। इक्विपमेंट कैपिटल के अंदर कोई कमी और बेशी नहीं हुई, इसको हम इसी तरीके से उतार लेंगे। अब जब इसको इक्वल टू यहां पे डाल दें आप, और जब आप लिखेंगे तो ये एक 20 है, 25 और ये 6 2 8 90, 90 और 30 एक 20, तो आपकी जो इक्वेशन है वो इक्वल है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम आते हैं जनाब फोर्थ ट्रांजेक्शन के ऊपर। सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट ऑफ 23,000 रुपए। 23,000 रुपए की जो गुड्स थी वो 19,000 रुपए की बेची हैं। अब यहां पे टिपिकली जो है 23,000 रुपए की गुड्स थी और 19,000 की बेच दी, तो मेरे हिसाब से ये थोड़ी सी मिस प्रिंट हुई हुई है, क्योंकि ये लॉस हो रहा है। अमूमन मर्चेंडाइज जब हम बेचते हैं तो लॉस होता नहीं है, हम फायदे में ही बेचते हैं। कॉस्ट जो प्राइस, ठीक है, कॉस्टिंग 19,000 रुपए, हाँ ठीक तो है, सही, सॉरी 23,000 की हमने गुड्स बेची हैं जिसकी वैल्यू 19,000 थी, वैल्यू। अब यहां पे हमने कहा कि सेल प्राइस, फौरन हमें इस किस्म की सेल जब करते हैं मर्चेंडाइज की, तो फौरन हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि हमें फायदा हो रहा है और कितना नुकसान हो रहा है। सेल प्राइस हमारी थी 23,000, ये छोटी सी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, और कॉस्टिंग थी लेस कॉस्ट 19,000 रुपए। ठीक है, तो मुझे कैलकुलेटर रखना पड़ेगा, भूल गया अभी लाना। तो ये हो गया 13 और 19 4, ठीक है, 23 और 4 4 और 3, ठीक है। ये आपके पास आया प्रॉफिट, 4,000 रुपए आपने प्रॉफिट कमाया जो मर्चेंडाइज आपने बेची। ऑन अकाउंट एक कैश है, ऑन अकाउंट, ठीक है। ऑन अकाउंट का मतलब ये हो गया कि अकाउंट रिसीवेबल प्लस अकाउंट रिसीवेबल, पे बाद में पैसे मिलेंगे आपको। 23,000 रुपए अकाउंट रिसीवेबल आपके पास आ गया 23,000 रुपए, ओके। कितने की गुड्स चली गई? 19,000 रुपए की। यहां मर्चेंडाइज की जो कॉस्ट थी वो आपने 19,000 रुपए से माइनस कर दी। 30,000 रुपए की खरीदी थी, 30 में से 19,000 की आपने बेच दी, तो 19,000 रुपए से माइनस कर दिया आपने। 23,000 रुपए आपने लेना है, राइट। तो
कितने रुपए का आपका फायदा हुआ? 4,000 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ। और ये हम देख चुके हैं एक्सटेंडेड जो हमने हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन थी, तो उसके हिसाब से यहां पे ये जो प्लस हो जाएगा 4,000 रुपए प्रॉफिट इसके अंदर। सही है। वैसे ये भी हो सकता है कि आगे हम लिख दें कि प्रॉफिट या एक्सपेंस, लेकिन अभी इनिशियल है तो हम इसी के अंदर ऐड कर रहे हैं। सही है। अब आप इसको दोबारा इक्वल कीजिए, इसको रब कर देते हैं हम। एंड ये प्लस 65,000 है और ये प्लस हो गया 11,000। ओके। और ये इक्विपमेंट तो जाहिर है 25,000 रुपये ये पड़ा हुआ है आपके पास। और अकाउंट रिसीवेबल जो आपने बेचा है माल 23,000 का ये पड़ा हुआ है, इक्वल टू लायबिलिटी आपके पास एज इट इज ही पड़ी हुई है 30,000 की। कैपिटल के अंदर एडिशन हुई आपके पास कितनी? 94,000 रुपीज की कैपिटल हो गया। जो प्रॉफिट हम देख चुके हैं कि प्रॉफिट हो या रेवेन्यू हो वो कैपिटल का हिस्सा होता है, और एक्सपेंस हो जाए या लॉस हो जाए वो कैपिटल में से माइनस कर दिया जाता है। तो ये आपकी इक्वेशन, आप इसको देख लीजिए। परचेज नंबर 5, परचेज गुड्स फॉर कैश 7,000 रुपए की। गुड्स खरीदी हैं 7,000 रुपए की कैश के ऊपर। गुड्स कैश के ऊपर खरीदी हैं, कैश माइनस हो गया 7,000 रुपए से। सही है। और गुड्स खरीदी हैं, गुड्स प्लस हो गई 7,000 रुपए से। कोई मुश्किल नहीं है इसको। अब आपने फिर दोबारा लाइन खींची, ये कितना रह गया? 5 गया, 58,000 ये बच गया। सही है। कैश प्लस 18,000 रुपये मर्चेंडाइज हो गई, प्लस 25,000 रुपये आपका इक्विपमेंट, और प्लस 23,000 रुपये आपका अकाउंट रिसीवेबल। ये इक्वल होना चाहिए आपका लायबिलिटी जो 30,000 है प्लस कैपिटल जो कि 94,000 है। ये आप देखिएगा इक्वली होगा। अच्छा जी। जहीर विड्रो कैश फॉर पर्सनल यूज। जहीर ने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए 12,000 रुपये निकाले हैं, यानी कि ड्राइंग है। सही है। विड्रू फॉर पर्सनल। और हम ये देख चुके हैं कि ड्राइंग जब होती है, यानी कि ओनर जब अपने इस्तेमाल के लिए पैसा निकालता है तो कैपिटल जो है डिक्रीज होता है। चलिए, कितना कैश निकला? 12,000 रुपये कैश निकला है। कैश माइनस कर दिया 12,000 रुपये से। और कहां पे जा रही है फिगर जनाब? कैपिटल जो है आपका 12,000 रुपये से माइनस हो गया। क्यों? कि आपने पैसे निकाले हैं, ओनर ने पैसे निकाले हैं अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए। तो अब यहां पे आपके पास कैश रह गया 46,000 रुपीज एंड 18,000 रुपये की मर्चेंडाइज थी, और प्लस इक्विपमेंट आपके पास 25,000 रुपये का है, और प्लस 23,000 रुपये का अकाउंट रिसीवेबल है। और हाँ सही है। और इक्वल टू लायबिलिटी 30,000 की पड़ी हुई है अभी आपके पास, और प्लस
ये कितना हो गया, ये जो प्लस निशान है ये इन दोनों के लिए है, और ये जो प्लस निशान जो मैं डाल रहा हूं ये जो अगर ट्रांजैक्शन में कमी या ज्यादती हो रही है तो ये उसके लिए है। ये हो गया 82,000, 12,000 माइनस कर दिए 94,000 से, तो 82,000 रुपीज कैपिटल रह गया। अब इसने कहा है कि पेड सैलरीज 8,000 रुपए की सैलरीज आपकी एक्सपेंस है। यहां पे एक्सपेंस हमने अलग नहीं लिखा है, हमने खाली इसी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को जो है हम प्लस माइनस जो है ना वो कर रहे हैं, राइट। कितना है, 8,000 रुपए से सैलरीज, तो सैलरी पे की, कैश गया, माइनस कर दिया 8,000 रुपए से, ठीक है। और कैपिटल में से माइनस कर दिया 8,000 रुपए। ये जो एक्सटेंडेड हमने अकाउंटिंग इक्वेशन जो है हमने लिखी है उसके हिसाब से ये हो गया, और 8 और 8 16 ये हो गया जनाब 38,000। ये 38,000 हुआ, प्लस 18,000 रुपये मर्चेंडाइज पड़ी हुई है, प्लस 25,000 रुपये इक्विपमेंट है, प्लस 23,000 रुपये अकाउंट रिसीवेबल है। अकाउंट रिसीवेबल को थोड़ा सा यहाँ कर दो ना, अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है जी, इसी लाइन में आ जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद 30,000 अकाउंट्स पेबल है, और ये जो है 8,000 माइनस की है, तो 80 में से 6 गए, 74,000 रह गया कैपिटल। यानी कि एक्सपेंस मालिक का है ना, बिजनेस मालिक का है, ओनर का है। कैपिटल में ही गेन वगैरह तो कैपिटल में जा रहा है, एक्सपेंस हो रहा है तो कैपिटल से निकल रहा है, ये चीज़ याद रखिए। उसके बाद लास्ट है पेड टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर को पे किया है 10,000 रुपये, कैश ट्रांजैक्शन है, पेमेंट की बात हो रही है। क्रेडिटर को जब पे करते हैं तो लायबिलिटी हमारी कम हो जाती है, वहाँ देख लें, और जाहिर है कैश आपके पास कम हो जाएगा। 10,000 रुपये आपने पेमेंट की तो 10,000 कैश आपके पास से चला गया, और किसको पेमेंट किया आपने, लायबिलिटी आपकी 10,000 रुपये से कम हो गई, राइट। तो ये चीज आपकी ट्रांजेक्शन कितनी रह गई, ये हो गया 28,000 प्लस 18,000 रुपये प्लस 25,000 रुपये प्लस 23,000 प्लस इक्वल टू 30 में से 10,000 रुपये पेमेंट कर दी, तो बाकी बचे आपके 20,000 रुपये और प्लस 74,000 रुपीस। तो ये इक्वेशन आपकी जो है इस तरह से ये हल होती है। अब एसेट को अगर आप प्लस करेंगे तो कैपिटल आपके पास कितना आया, 94,000 रुपीस, और मैं कैलकुलेटर लाता हूं, उससे हम करते हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट। तो कैलकुलेटर ये आ गया है, हमने 28,000 प्लस 18,000 प्लस 25,000 प्लस 23,000, 94,000 रुपीज़। आपका कहाँ गया मेरा
ये रहा मार्कर 94,000। ठीक है जी। तो एसेट बराबर हो गया लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के। एसेट 94,000, लाइबिलिटी 20,000 और कैपिटल 74,000। तो 94 इक्वल टू 94। तो ये आपकी इक्वेशन आपने सॉल्व कर दी, राइट। ये इस तरह से सवाल होता है, इसको आप उतार लीजिएगा। मैं थोड़ा सा ब्रेक करता हूं। अब ये आप उतार लीजिए, मैं इसको रब कर देता हूं। इसको म्यूट करके जो है ना आप उतार ले सकते हैं। ठीक है जी, इट्स फाइन। तो अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन जो है वो ये कहता है कि आपने प्रॉब्लम नंबर 6 और पेज नंबर 18, राइट। थोड़ा मैं नीचे लिखूं क्योंकि वो इसमें आ नहीं रहा, सॉरी, वो मैंने ख्याल नहीं किया था। और प्रॉब्लम नंबर 6, प्रीवियस प्रॉब्लम नंबर 5 थी, सही है। मुझे ख्याल रखना है कि कहाँ से कहाँ तक है। अब ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, प्रॉब्लम नंबर 6 ये है पेज नंबर 18 के ऊपर। सर्टन ट्रांजेक्शन्स ऑफ सनफ्लावर कंपनी आर लिस्टेड बिलो। For each transactions, you are to determine the effect of total assets, total liability and owner's equity। यानी कि हर ट्रांजेक्शन की हमें यह बताना पड़ेगा कि एसेट, लाइबिलिटीज और ओनर इक्विटी या कैपिटल के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ है। प्रिपेयर योर आंसर इन टेबुलर फॉर्म। है टेबुलर, टेबल बना हुआ है। टेबुलर फॉर्म में हमें अपने जवाब लिखना है हर ट्रांजेक्शन के बारे में बाय लेटर एंड यूजिंग द सिंबल प्लस। अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्लस होगा, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस, और अगर कोई चेंज नहीं है तो एनसी, नो चेंज। यानी कि सवाल को इस तरह से है कि अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्लस लिखना है, और डिक्रीज हो रहा है तो लिखना है माइनस, और अगर नो चेंज है तो आपने लिखना है नो चेंज, एनसी। ठीक है। ओके, अब हमने लिखना है यहाँ पे ट्रांजैक्शंस। ये इस तरह के सवाल जो है ज़रूर आते हैं सवालात एग्जाम्स में। ट्रांजैक्शन 1 2 3 4 5 6 7 8 आ जाएंगे। टोटल एसेट, टोटल एसेट,
बराबर है, खाली प्लस माइनस से लिखना है इसमें, टोटल लायबिलिटीज, ठीक है, और कैपिटल, ठीक है जी। ओनर्स इक्विटी उसने कहा है, तो हमने ओनर्स इक्विटी ही लिखना है। अगर कैपिटल लिख देते तो हम यहाँ पे कैपिटल लिखते हैं, जो सवाल की रिक्वायरमेंट है वही हमने लिखनी होती है। चलिए जी हम पढ़ते हैं। मिस्टर फयास इन्वेस्ट कैश इन बिजनेस। फयास ने कैश जो है इन्वेस्ट किया है बिजनेस के अंदर। ट्रांजेक्शन ए है, बिजनेस कैश इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, तो कैश टोटल एसेट के ऊपर क्या होगा, फर्क ऐड होगा या प्लस हो जाएगा। एंड इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर, इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर जब भी होगा तो एसेट बढ़ेगा, एसेट बढ़ गया, और कैपिटल ओनर सिक्योरिटी भी बढ़ेगी, ये प्लस। लाइबिलिटी पे कोई फर्क होगा, नो चेंज। अच्छा जी, परचेज अ कार ऑन अकाउंट। कार परचेज की है किस पे, ऑन अकाउंट, यानी कि लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ रही है। कार परचेज की है, एसेट भी बढ़ रहा है, तो बी एसेट बढ़ रहा है, लाइबिलिटी भी बढ़ रही है, कैपिटल नो चेंज, सही है। पेड अ लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस, यानी कि कोई लाइबिलिटी थी, कोई कर्जा था, वो आपने पे कर दिया, सही है, बिजनेस का था, ये खास ख्याल है, बिजनेस का कर्जा आपने पे कर दिया। जब पे करते हैं तो कैश कम होता है, इसका मतलब है कि एसेट माइनस हो रहा है, सही है। लाइबिलिटी पे की है तो लाइबिलिटी भी कम हो रही है, माइनस। ओनर्स इक्विटी नो चेंज, ओके। अच्छा जी, अब क्या है, डी ओनर विदड्रॉज कैश फ्रॉम द बिजनेस। ओनर ने विदड्रॉ किया कैश फ्रॉम द बिजनेस, अपने इस्तेमाल के लिए ओनर ने पैसे निकाले, सही है। जब पैसे निकाले तो इसका मतलब हुआ कि पैसे कम हो गए, कैश कम हो गया। कैश जब कम हुआ तो एसेट कम हो गया, एसेट डिक्रीज हो गया, सही है। टोटल लायबिलिटी नो चेंज, ओनर सिक्योरिटी कम हो गई, जाहिर है कैपिटल जब निकाला कैपिटल कम हो गया अपने इस्तेमाल के लिए। borrowed a लोन फ्रॉम यूबीएल, लोन बारो किया है, उधार लिया है यूबीएल से। जाहिर है यूबीएल से जब आप उधार लेंगे तो क्या होगा, आपके पास कैश आएगा। किसी से भी आप कर्जा लेंगे तो वो कैश दे रहा है, तो कैश आपके पास बढ़ रहा है, सही है। जब कैश बढ़ रहा है तो एसेट बढ़ रहा है, डी ई है, ये बढ़ रहा है। और लोन है, लोन इज लायबिलिटी, बढ़ रही है, प्लस नो चेंज कैपिटल के ऊपर। कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, कैश आपका रिसीव हुआ है कस्टमर से, ठीक है। अब ये बड़ा दिलचस्प चीज है, कैश मिला है, कस्टमर था मेरा अकाउंट रिसीवेबल, ये हमारे पास था अकाउंट रिसीवेबल, कैश हमारे पास मिला है, कैश इंक्रीज हुआ यानी कि एसेट बढ़ा, ठीक है। और अकाउंट रिसीवेबल आपका कम हो गया, मीन्स एसेट कम हो गया,
तो अगर मैंने 1,000 रुपये लिए पार्टी से तो कैश बढ़ गया 1,000 रुपये से, और अकाउंट रिसीवेबल 1,000 रुपये से कम हो गया। तो क्या कोई इफेक्ट हुआ कहीं पे भी? नो। ई एफ। टोटल एसेट पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। एक एसेट बढ़ा, एक एसेट कम हो गया। सही है जी। ये बढ़ गया, ये कम हो गया, प्लस माइनस नो चेंज। तो टोटल एसेट नो चेंज, ज़ाहिर लायबिलिटी का ताल्लुक तो है नहीं, नो चेंज। ओनर्स का भी ताल्लुक नहीं है इससे, नो चेंज। ठीक है। जी है परचेज ऑफिस स्टेशनरी फॉर कैश। ऑफिस स्टेशनरी जो है इसने खरीदी है कैश के ऊपर। स्टेशनरी जो है हमारे, अभी तक हम यही पढ़ रहे हैं कि स्टेशनरी जो है हमारा एसेट है, वो एसेट बढ़ रहा है। जब एसेट बढ़ता है तो डेफिनेटली आपका जी एसेट बढ़ रहा है, प्लस हो रहा है। सही है। किस पे लिया है? फॉर कैश, सॉरी, ऑफिस स्टेशनरी। ऑफिस स्टेशनरी जो है वो एसेट है हमारा, और कैश यह भी एसेट है हमारा। ठीक है। ये खरीदा आपने, प्लस हुआ, और इसके बदले आपने कैश दे दिया, ये माइनस हो गया। यानी एसेट बढ़ा और एसेट ही माइनस हुआ। मिसाल के तौर पर 500 रुपए का आपने कोई स्टेशनरी आइटम खरीदे, वो आपके पास आ गए, पेन, पेंसिल, कोई भी चीज़, राइटिंग पैड, ये आपके पास आ गए, और कैश चला गया 500 रुपए से। तो एसेट के ऊपर कोई फर्क पड़ा? नो चेंज, कोई फर्क नहीं पड़ा। टोटल की बात हो रही है, कोई चेंज नहीं हुआ। लायबिलिटी चूंकि कैश पे कर चुके हैं, कोई लायबिलिटी नहीं, कोई चेंज नहीं। ओनर इक्विटी नो चेंज। सही है। तो ये सवाल जो है इस तरीके से हल किया जाता है, और उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 6। आगे जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, और फिर देखेंगे कि क्या होता है। ये लेक्चर हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, इसी लेक्चर को हम आगे करेंगे, क्योंकि अभी मैंने टाइम देखा तो वो 38 मिनट हुए हैं। लेक्चर मस्ट बी ऑफ अराउंड 45-50 मिनट का होना चाहिए। सही है। ये आखिरी जो है प्रॉब्लम जो है पेज नंबर 19 पे प्रॉब्लम नंबर 7 है, वो भी इसी लेक्चर में जो है ना हम कवर कर लेते हैं। ये क्या कहता है कि 5 ट्रांजेक्शंस ऑफ गोल्डन कंपनी आर समराइज्ड इन टेबल। ये आप अपनी किताब में देख रहे होंगे पेज नंबर 19 के ऊपर प्रॉब्लम नंबर 7 में ये टेबल दिया हुआ है। यानी कि टेबल क्या है कि ये अकाउंटिंग इक्वेशन है, और जिस तरह से अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था, और हमने वहाँ पे अकाउंट, हमारे पास जो है अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस थी, और वो हमने हल की थी अकाउंटिंग इक्वेशन में रख के। यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 7 में जो है उन्होंने अकाउंटिंग इक्वेशन में अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को हल करके रख दिया है, और हमसे ये कह रहा है क्या, टेबुलर फॉर्म में उसने दिया है, और ये कह रहा है कि इफेक्ट ऑफ ईच ट्रांजैक्शन अपॉन द अकाउंटिंग इक्वेशन, हर जो है शोन, जो नीचे दी गई है, एंड ऑल्सो द न्यू बैलेंस ऑफ ईच आइटम, और हमें नया बैलेंस भी देना है
ईच आइटम का, यानी कि हर चीज़ उन्होंने बोल दी कि ट्रांजेक्शन भी दी हुई है और अकाउंटिंग इश्यू में रिकॉर्ड किया और बैलेंस भी जिस तरह से हमने देखा है वो भी निकाल के उन्होंने दे दिया है। फॉर ईच ट्रांजेक्शन, for each of the transaction you are writing a sentence explaining the nature of the transaction। बहुत लंबा बनाया है, सिर्फ हमें ये रखना है कि ये जो टेबल है इसके अंदर ट्रांजेक्शन दी हुई हैं ABCDE। इस ट्रांजेक्शन को हमने टेबल को पढ़ना है और जैसे हमने वो सवाल पीछे हल किया था नंबर 5, तो इस ट्रांजेक्शन्स की मदद से हमें सेंटेंस बनाना है, यानी कि अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स हमने जो है डेवलप करनी है कि ये एक्चुअली है क्या चीज़। चलिए देखते हैं हम। इसके अंदर जो है ऊपर उन्होंने कैश, अकाउंट रिसीवेबल और या एसेट्स, पता नहीं क्या है, ऑपरेटिंग एसेट, इक्विपमेंट, अकाउंट्स पेएबल और कैपिटल दिया हुआ है, बैलेंस दिए हुए इन्होंने। ए में इक्विपमेंट जो है 2100। अब हमें ये नहीं पता चलेगा ये क्या प्लस हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं, तो हमें नीचे जो बैलेंस है उसको चेक करना है। कैश का बैलेंस ए ट्रांजेक्शन के बाद वही है, अकाउंट रिसीवेबल का वही 21,000 है, कैश का 6,000 है। अदर एसेट, ये अदर एसेट होंगे, ओ से अदर एसेट 1,77,000 के, नो चेंज। इक्विपमेंट 21,000 रुपये का ओपनिंग बैलेंस था और ट्रांजैक्शन ए जो है वो क्या 2,100 इसने डाली, प्लस माइनस नहीं दिया हुआ है। नीचे जो है बैलेंस कितना हुआ 23,100, इसका मतलब है कि 21,000 में 2,100 ऐड करेंगे तो 23,100 आ जाएगा, सही है। फिर अकाउंट पेबल में आए तो ऊपर ओपनिंग बैलेंस था 24,000 रुपये और 2,100 रुपये इसमें इन्होंने कोई प्लस माइनस नहीं किया, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि 24,000 में जब 2,100 हम ऐड करेंगे तो 26,100, मतलब इक्विपमेंट में एडिशन हो रही है 2,100 की और अकाउंट पेबल में 2,100 की एडिशन हो रही है, बाकी ट्रांजेक्शन कुछ नहीं है। तो हम जब नरेशन लिखेंगे, मतलब अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मुझको लिखनी है, यहाँ पे इसने हल करके बता दिया है, तो हम नीचे लिखेंगे कि परचेज इक्विपमेंट ऑन अकाउंट ₹2,100 लिखा हुआ है। ये लिखने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल में, चलिए लिख लेते हैं। ए परचेज इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट ऑफ ₹2,100, सही। बी रिसीव्ड कैश फ्रॉम कस्टमर, नहीं, बी ऊपर देखेंगे ना, टेबल में देखेंगे। बी कैश 3,500 शो कर रहा है और अकाउंट रिसीवेबल 3,500 शो कर रहा है, राइट। अब ये क्या मसला है इसके अंदर जो है, मैं इसी वजह से थोड़ा सा इधर आ गया हूं कि ये मुझे बताना है कि 3,500 जो ऊपर 6,000 बैलेंस हम शो कर रहे हैं कैश का, ये प्लस है या माइनस है। बिल्कुल ये प्लस है, क्योंकि बैलेंस ट्रांजैक्शन बी को हल करने के बाद कैश का बैलेंस 9,500 आ गया है और अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस 17,500 आ गया है। इसका मतलब यह है कि किसी पार्टी ने, किसी कस्टमर ने आपको कैश पे किया है 3,500 रुपये, सही है। तो रिसीव्ड कैश फ्रॉम कस्टमर ₹3,500 रुपये, ये बी में आपने लिख दी ट्रांजैक्शन रिसीव्ड कैश फ्रॉम
कस्टमर ₹3,500। सही, इक्वल टू डालने इसमें, यस। सी ट्रांजैक्शन, सी ट्रांजैक्शन जो है, ये वायर शिल कर रहा है, एक सेकेंड, यस। सी ट्रांजैक्शन जो है पे टू क्रेडिट, सॉरी, सी ट्रांजैक्शन कैश में 2200 की एंट्री डाली है, और जब हम आगे देखें तो अकाउंट पेबल में 2200 की इन्होंने अमाउंट डाली है। अब ये देखना है कि ये प्लस हो रही है माइनस हो रही है। 9500 कैश था हमारे पास, 2200 हमने बैलेंस इसके अंदर ट्रांजैक्शन ऐड की, तो 7300 उन्होंने कहा ये बैलेंस रह गया। इसका मतलब है कि कैश माइनस हो रहा है, 9500 में से 2200, तो बैलेंस 7300 आ गया। आगे चले तो लायबिलिटी जो है 26,000 थी, 2200 ये आ गई, बैलेंस रह गई 23,900 रुपये, यानी कि लायबिलिटी की बैलेंस भी कम हो रहा है। इसका मतलब यह है कि आपने लायबिलिटी के अगेंस्ट कैश पे किया है 2200 रुपये के। तो आप ये बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं कि पेड टू क्रेडिटर ₹2200। ये सी है, पेड टू क्रेडिटर ₹2200। ओके, अब डी ट्रांजैक्शन है, 1500 रुपये कैश के अंदर इन्होंने डाले हैं, और इक्विपमेंट के अंदर 4000 रुपये डाले हैं, और लायबिलिटी के अंदर 2500 रुपये डाले हैं। अब ये देखना है कि ये जो अमाउंट इन्होंने डाली है डी के अगेंस्ट, ये बैलेंस के अंदर प्लस हो रही है या माइनस हो रही है। पहले कैश में देखते हैं, 7300 रुपये में से 5800 रह गए, यानी कि 1500 रुपये माइनस हो रहे हैं कैश में से, ठीक है, जब भी 5800 रह गए। उसके बाद इक्विपमेंट में 23,000 थे, 4000 की अमाउंट डाली, 27,000, यानी कि इक्विपमेंट प्लस हो रहा है 4000 रुपये से, एडिशन हो रहा है इक्विपमेंट के अंदर। कैश की पेमेंट हो रही है 1500 रुपये, और लायबिलिटी में 2500 की अमाउंट डाली है, तो लायबिलिटी है 23,900 रुपये। 2500 रुपये डालने के बाद लायबिलिटी हो गई 26,400 रुपये, यानी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है 2500 से, इसी वजह से वो इंक्रीज हो गई 23,900 से 26,400। इक्विपमेंट 23,100 था, 4000 की एंट्री डाली, 27,100 हो गया, मतलब एडिशन हो रहा है। और कैश 7,300 था, 1500 रुपये माइनस करने के बाद 5,800 रुपये। इसका मतलब है कि इन्होंने इक्विपमेंट खरीदा है 4,000 रुपये का, कैश की पेमेंट की है 1500 रुपये, और लायबिलिटी यानी कि इन फ्यूचर उन्होंने कहा है कि 2,500 रुपये मैं आपको बाद में पे करूंगा, यानी कि लायबिलिटी इंक्रीज कर दी है, ठीक है। तो वेरी सिंपल, इसको हम लिख देंगे, ये है डी, परचेज इक्विपमेंट ₹4,000, पेड कैश ₹1,500 एंड बैलेंस ऑन अकाउंट
एंड बैलेंस ऑन, यानी कि बैलेंस पेएबल। ठीक है, ये हो गई हमारे पास डी। ई हमारे पास हमने ये देखना है कि कैश हमारे पास 9,000 रुपये की इन्होंने अमाउंट डाली हुई है कैश में, और ऑनर्स इक्विटी में 9,000 रुपये डाला हुआ है। तो अब ये 9,000 प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है? तो नीचे बैलेंस हम चेक करेंगे, कैश का बैलेंस 5,800 था। 9,000 रुपये जब हमने इसमें अमाउंट डाली तो बैलेंस नीचे आया 14,800 रुपये का। इसका मतलब है 9,000 रुपये ऐड हो रहे हैं, कैश आ रहा है। ओनर्स इक्विटी 2,01,000 था और 9,000 रुपये का अमाउंट इसके अंदर हमने डाला और हमने बैलेंस किया तो 2,10,000 हुआ। इसका मतलब है कि ओनर्स इक्विटी जो है इंक्रीज हो रही है, ओनर्स इक्विटी इंक्रीज हो रही है और कैश भी इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स के एडिशनल इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ओनर ₹9,000 रुपये। ई, एडिशनल इन्वेस्टमेंट मेड बाय ऑनर ₹9,000 रुपये। इंग्लिश आपने लिखनी है, किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन करीब तर हो कि ये समझ में आ रही है कि हाँ यही ट्रांजैक्शन थी और यही इसी तरह से हमने लिखना था। तो ये सवाल हमारा ये इस तरह से हल हो गया। तो ये नोट कीजिएगा, इस टाइप के सवालात जो है ये काफ़ी आते हैं एग्ज़ाम्स में, जो मैंने चेक किया है। तो ये सवाल इस टाइप के बहुत आपने करने हैं। सही है जी। अब इस लेक्चर को हम यहीं पे फिनिश करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चंस जो रह गए थे उसको हम हल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।